ट्वेल्थ फेल आईपीएस की कहानी। ये कहानी है मनोज नाम के लड़के की, जो ट्वेल्थ में फेल हो जाता है लेकिन अपने आईएएस एग्ज़ाम को क्लियर करता है। इसमें आईपीएस पोस्ट उनको मिलती है। तो उनके काफ़ी स्ट्रगल्स हैं, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उनका इंटरव्यू के क्वेश्चंस बहुत मतलब मज़ा आ जाएगा आपको सुन के। इंटरव्यू के क्वेश्चंस और उनके आंसर जो मनोज कुमार जी देते हैं, अभी वर्तमान में वो डीजीपी है। बहुत अच्छा है उनका इंटरव्यू है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मनोज जी से एक मेंबर पूछते हैं, मनोज की फाइल पर बहुत देर से नज़र गड़ाए हुए था। उसने फाइल देखते हुए मनोज से पूछा, आपकी बीए में 2nd डिवीज़न है, 12th में 2nd डिवीज़न है, 10th में 3rd डिवीज़न के से पास की है, आप तो बहुत कमज़ोर स्टूडेंट रहे हैं। अचानक मेंबर का ध्यान फाइल पर किसी विशेष जगह पर गया। उन्होंने चौंकते हुए कहा, अरे आपने तो 12th 2 साल में किया है, क्यों? वही हुआ जिसका डर था। मनोज के सामने 12th फेल राक्षस की तरह मुँह फाड़कर खड़ा हो गया। वह अब उस राक्षस के मुँह में समा जाएगा, यह बचकर निकल जाएगा, उसे नहीं पता था। पर संकट का सामना करने की अपनी आदत को वह भूला नहीं। सर, मेरे दादाजी उस साल मर गए थे। सर, मैं परीक्षा के पहले ही दिन बीमार हो गया था। इंटरव्यू बोर्ड में अभी तक उसकी कही गई सच्ची बात को झूठा माना गया था, इसलिए 12th फेल पर वह अपनी पुरानी आदत के अनुसार यह सब झूठ बोलकर उसे आगे उस संकट से बचा सकता था। ये बोल के उसे संकट से बचा सकता था, पर आज उसने सच बोलने का फैसला किया। उसे लगा कि सच ही वह ताकत है जो उसे आज बचा सकती है। आगे सुनना बहुत मज़ेदार है। मनोज ने अपनी बात मजबूती से कही, उस साल स्कूल में नकल नहीं हुई थी सर, इसलिए हिंदी छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गया। मनोज कहता है कि सर, चूंकि उस टाइम 12th में नकल नहीं हुई थी इसलिए मैं हिंदी में तो पास हो गया, बाकी सब विषय में फेल हो गया। मनोज को नहीं पता था कि उसका यह जवाब अब आगे क्या रंग दिखाएगा। वह नहीं जानता था कि आईएएस के इंटरव्यू में अपने आप को 12th फेल बताकर उसे लाभ होगा या वह बर्बाद हो जाएगा। उसे भावावेश में भयानक रिस्क ले लिया था। उसे नहीं पता था कि उसके इस जवाब से मेंबर प्रभावित होंगे या उसे अयोग्य मानते हुए बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञ डॉक्टर मेहता ने अपने जीवन में आईआईटी के बेहतरीन स्मार्ट लड़के देखे थे जो अपने करियर में थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहे थे। ऐसे ही लड़कों को वह देश का भविष्य मानते थे। इंग्लिश मीडियम के लड़के ही देश का प्रशासन बेहतर चला सकते हैं, ऐसा पर आज उनके सामने एक 12th फेल लड़का बैठा था जो अपने करियर में घिसटते हुए यहाँ तक पहुँचा था। 12th फेल। डॉक्टर मेहता मनोज के इस उत्तर से चौंक गए। उन्हें मनोज सिविल सर्विस के लिए एकदम अनफिट लगने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई लड़का इस तरह का जवाब इंटरव्यू में दे सकता है। अपनी कमजोरी मनोज ने खुद ही डॉक्टर मेहता को सौंप दी थी। उन्होंने मनोज के दिए हुए हथियार से ही उसका गला रेतना शुरू कर दिया। डॉक्टर मेहता ने मनोज को घूर कर पूछा, आप नकल से 12th पास करना चाहते थे क्या? आज तक ऐसा लड़का हमारे सामने नहीं आया जो यह स्वीकार कर रहा हो कि उसने कभी चीटिंग करके पास होने की कोशिश की हो। पता नहीं कहाँ से मनोज के भीतर आत्मविश्वास पैदा हो गया था। वह डॉक्टर मेहता के इस व्यवहार से घबराया नहीं, बल्कि उसने डॉक्टर मेहता की आंखों से आंखें डालकर कहा, सर, आप कभी भिंड मुरैना जाइए, वहाँ के स्कूलों को देखिए, आज भी नकल से बच्चे पास हो रहे हैं। वहाँ क्या उसमें उन बच्चों की गलती है या उस सिस्टम की जो वहाँ नकल नहीं रोक पाता? एक दुष्यंत सिंह ने 1 साल नकल नहीं होने दी और उन्हीं चीटिंग करने वाले बच्चों में से एक बच्चा अपनी मेहनत के बल पर आज आपके सामने बैठा है। फेल होने के बाद भी आपके सामने बैठा है। अगर उस साल दुष्यंत सिंह नकल नहीं रोकते तो शायद मैं आज भी मुरैना से जौरा टेम्पो चला रहा होता। मनोज के इस सवाल से प्रभावित होकर बोर्ड के अन्य मेंबर आपस में बातचीत करने लगे। उनकी भाव मुद्रा देखकर ऐसा लग रहा था कि वे मनोज की बात से सहमत हैं, पर डॉक्टर मेहता मनोज के इस भाव प्रवण उत्तर से प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने मनोज से आगे कहा, आप कुछ भी कहिए, पर मैंने आपका पूरा करियर देखा है। आप इंग्लिश में बहुत वीक हैं। इंग्लिश लिटरेचर में आपके हमेशा सिर्फ पासिंग मार्क्स ही आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी रन इन द एब्सेंस ऑफ इंग्लिश। मनोज फिर फंस गया। डॉक्टर मेहता भावुक नहीं निकले, वह कट्टर और अपने मत पर कायम रहने वाले निकले। पर मनोज ने हिम्मत नहीं हारी। सर,
प्रशासन में भाषा उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी आपकी सच्ची नीयत होती है। मनोज ने डॉक्टर मेहता की इंग्लिश को महत्व देने वाली विचारधारा का विरोध कर दिया। डॉक्टर मेहता को उसका यह विरोध पसंद नहीं आया। उन्होंने नाराजगी के स्वर में कहा, नो, दिस इज एन एक्सक्यूज टू हाइड योर इग्नोरेंस इन इंग्लिश। हाउ कैन यू सर्व द कंट्री विथ दिस वीकनेस। इंग्लिश में कमज़ोर परीक्षार्थी से डॉक्टर मेहता इंग्लिश में ही सवाल पूछ रहे थे। मनोज इंग्लिश में पूछे गए प्रश्नों को समझकर उत्तर ढूंढने की कोशिश करने लगा। इंग्लिश एक बार फिर उसकी राह में कांटे बिछाने तैयार थी। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें दिख रही थी। धोती कुर्ता पहने बुजुर्ग मेंबर ने उससे घबराया हुआ जानकर पूछा, मनोज आप पानी पीना चाहेंगे। उस मेंबर ने टेबल पर कांच के गिलास में रखे पानी की तरफ इशारा किया। मनोज ने पानी से भरे कांच के गिलास को देखा। उसकी हिम्मत नहीं हुई पानी पीने की। कुछ सेकंड खामोशी रही। डॉक्टर मेहता के होठों पर मंद मंद मुस्कान तैर रही थी। उन्हें इंग्लिश में कमज़ोर छात्र को इंग्लिश के हथियार को से घायल करने में मज़ा आ रहा था। मनोज कुछ विचार करते हुए एक टक पानी के गिलास को देखता रहा। फिर उसने वह गिलास अपने हाथ में उठा लिया। फिर कुछ सोचकर वह डॉक्टर मेहता से बोला, सर, मैं यह पानी नहीं पी सकता। बोर्ड मेंबर उसके इस व्यवहार पर चौंक गए। एक मेंबर ने पूछा, पानी गंदा है क्या मनोज। मनोज ने विनम्रता से कहा, नहीं सर, पानी तो साफ है, पर मैं कांच के गिलास में पानी नहीं पीता, मुझे स्टील का गिलास पसंद है। डॉक्टर मेहता मनोज के इस उत्तर को समझ नहीं पाए और नाराज होकर बोल पड़े, ये क्या बात हुई, तुम्हें पानी पीने से काम है या गिलास से। कोई भी गिलास हो, पानी तो पानी ही रहेगा ना। मनोज ने बड़ी शालीनता से डॉक्टर मेहता और दूसरे मेंबर से कहा, जी सर, यही मैं कह रहा हूँ। असल चीज़ पानी है, बर्तन नहीं। असल चीज़ पानी है, बर्तन नहीं। अगर पानी साफ है तो वह कांच के गिलास में हो या स्टील के, कोई अंतर नहीं पड़ता। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका ज्ञान यदि अच्छा है, श्रेष्ठ है, देश के हित में है, तो यह अंतर नहीं पड़ता कि वह इंग्लिश माध्यम से प्रकट हो या हिंदी माध्यम से। इतना कहकर मनोज ने हाथ में पकड़े पानी के गिलास से पानी पीकर खाली गिलास टेबल पर रख दिया। मनोज के इस अप्रत्याशित उत्तर से सभी मेंबर्स आश्चर्यचकित रह गए। ये देखो आंसर भाई मनोज का। बुजुर्ग मेंबर के चेहरे पर चमक आ गई। उनके मुंह से अनायास ही निकल गया, वाह मनोज वाह। डॉक्टर मेहता की नज़रें अभी भी नीचे रखे उनके सर्टिफिकेट पर टिकी हुई थीं। उनका इंग्लिश का पैना हथियार मनोज ने बेकार कर दिया था, लेकिन डॉक्टर मेहता आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। इस बार उन्होंने अपने साथियों से ही प्रश्न किया, आपने देखा है कि मनोज के पहले आईआईटी दिल्ली का विद्यार्थी इंटरव्यू के लिए आया था, जो इस 12th में अपने स्टेट का टॉपर भी था। उसके स्थान पर 12th में फेल होने का प्रमाण पत्र लेकर आए मनोज को हम लोग क्यों चुने। मनोज का 12th फेल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसे लग रहा था कि उसका पूरा इंटरव्यू 12th फेल पर ही खत्म होगा। उसके द्वारा इंटरव्यू के लिए की गई तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की तैयारी किसी काम की नहीं रही। डॉक्टर मेहता ने उसे उसके करियर पर ही उसे घेरने का मन बना लिया था। इस बार बोर्ड ने 12th फेल लड़के की तुलना हिंदुस्तान के सबसे योग्य विद्यार्थी से कर दी थी, लेकिन मनोज ने हार नहीं मानी। उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं उस लड़के से अधिक योग्य हूँ। आईआईटी पास आउट इंग्लिश मीडियम लड़के से मनोज ने खुद को योग्य बता दिया। इंटरव्यू के मेंबर इस उत्तर से चौंक गए। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वे अब इसका कारण जानना चाहते थे। एक अन्य मेंबर ने आश्चर्य से पूछ लिया, आप कैसे योग्य हैं उस लड़के से जो क्लास फर्स्ट से आज तक अपनी हर परीक्षा में टॉप करता आ रहा है। मनोज ने जवाब दिया, अपनी अयोग्यता को जीतना ही सबसे बड़ी योग्यता होती है। अपनी अयोग्यता को जीतना सबसे बड़ी योग्यता होती है, मनोज कह रहे हैं। मैं 12th फेल एक अयोग्य लड़का हुआ करता था सर, क्योंकि गांव के बच्चों को गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का वह स्तर नहीं मिलता जो शहरों के इंग्लिश मीडियम स्कूल के लड़कों से कम्पीट कर सके। इन अभावों के बावजूद अपने संघर्ष और संकल्प के कारण मैं यहाँ तक आ सका हूँ। किन्हीं दो लोगों की तुलना उनके परिणामों से नहीं होनी चाहिए।
बल्कि उनकी परिस्थितियां और सुविधाओं के आधार पर भी होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं वो? किन्हीं दो लोगों की तुलना उनके परिणामों से नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी परिस्थितियां और सुविधाओं के आधार पर भी होनी चाहिए। मनोज ने अपनी बात कह दी। बोर्ड के दूसरे मेंबर मनोज और उसकी बात से सहमत होते दिख रहे थे। डॉक्टर मेहता को शायद उसका उत्तर पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, ये सब अपनी अयोग्यता को छुपाने के बहाने हैं। जो लड़का मैथ्स और इंग्लिश के डर से उन्हें छोड़ देता है, वह क्या शासन में कठिन मौक़ों पर गिव अप नहीं कर जाएगा? उन्होंने फिर से क्वेश्चन दाग दिया। खैर, डॉक्टर मेहता ने मनोज के उत्तर को सुने बिना दूसरे सदस्यों से कहा। एक अन्य सदस्य ने अपना हथियार मनोज पर आजमाया। आप हिंदी साहित्य में योग्य हैं, आपके पास हिंदी का लेक्चरर बनना अच्छा ऑप्शन है। आप जिले का प्रशासन टेक्नोलॉजी में माहिर लोग ही संभालें तो ही देश में तरक्की होगी। साहित्य टेक्नोलॉजी के सामने हाथ बांधे हुए खड़ा था। इंग्लिश के बेकार गए हथियार की जगह दूसरा हथियार टेक्नोलॉजी मनोज पर चलाया गया। मनोज ने कुछ सेकंड सोचकर जवाब दिया, सर, साहित्य का विद्यार्थी आपके विचार से जिला नहीं चला सकता, पर देश के प्रधानमंत्री इस समय एक साहित्यकार ही है। क्या उनकी योग्यता पर भी आपको संदेह है? मनोज के कमरे में लगी देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर को इंगित करते हुए कहा। मनोज ने ग्वालियर के MLB कॉलेज के अपने सीनियर और भारत के प्रधानमंत्री को अपने पक्ष में खड़ा हुआ पाया। वो भी तो हिंदी मीडियम के व्यक्ति है। बुजुर्ग मेंबर ने उत्साहित होकर कहा, बहुत बढ़िया मनोज। इस बार उसका जवाब सुनकर बोर्ड के दूसरे सदस्य भी हतप्रभ रह गए। डॉक्टर मेहता भी भारत के प्रधानमंत्री को मनोज के समर्थन में खड़ा देखकर कुछ देर के लिए हिल गए। कुछ विचार करके डॉक्टर मेहता ने मनोज को जाने के लिए कह दिया। मनोज उठा और सबको नमस्कार करके बाहर की ओर जाने के लिए मुड़ गया। तभी मनोज को बीच में रोककर बुजुर्ग मेंबर ने मनोज से पूछा, तुम्हारा यह कौन सा अटेम्प्ट है? लास्ट अटेम्प्ट है सर, मनोज ने खड़े खड़े जवाब दे दिया। बुजुर्ग मेंबर ने फिर पूछा, यदि इस बार भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? कुछ देर विचार करते हुए मनोज ने उत्तर दिया, स्वामी विवेकानंद का यह वाक्य हमेशा मुझे प्रेरणा देता है, उठो, जागो और अपने लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकूंगा नहीं। मनोज आ गए। उसने विवेकानंद को याद करके हुए बुजुर्ग मेंबर को जवाब दिया, क्या लक्ष्य है तुम्हारा? IAS IPS बनना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है? बुजुर्ग मेंबर को उसका जवाब सुनकर आश्चर्य हुआ। इसी आश्चर्य से उन्होंने मनोज से कहा, क्या लक्ष्य है तुम्हारा? क्या IAS IPS बनना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है? बुजुर्ग मेंबर को उसका जवाब सुनकर आश्चर्य हुआ। इसी आश्चर्य से उन्होंने मनोज से पूछा, IAS IPS शिक्षक, लाइब्रेरियन, ये सब जिंदगी के लक्ष्य नहीं हो सकते? होने भी नहीं चाहिए। ये तो लक्ष्य प्राप्ति के साधन मात्र हैं। मनोज क्या कह रहा है कि IAS IPS शिक्षक, लाइब्रेरियन, ये सब जिंदगी के लक्ष्य नहीं हो सकते और होने भी नहीं चाहिए। ये लक्ष्य प्राप्ति के तो साधन मात्र हैं। वास्तविक लक्ष्य है इस देश की ईमानदारी से सेवा करना, फिर चाहे IPS बन जाए या कुछ और। अपनी बात पूरी करके मनोज चुप हो गया। बोर्ड के सभी मेंबर चुप थे। बुजुर्ग मेंबर ने मुस्कुराकर मनोज को जाने के लिए कह दिया। मनोज सबको नमस्कार करके बाहर निकल गया। तो ये था मनोज का इंटरव्यू। एक पेज और है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, आपको भी सुनना चाहिए। मनोज जी की लव स्टोरी का है थोड़ा सा ये। 12 मई फाइनल रिजल्ट का दिन था। शाम को 5 बजे सिविल सर्विस का फाइनल रिजल्ट UPSC के बोर्ड पर लगना था। इंटरव्यू देने वाले सभी लोग आज इसी उम्मीद में थे कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि 2/3 लोगों का सिलेक्शन होना ही नहीं था। चाहे कुछ भी हो जाए, होने ना होने की यह जद्दोजहद तब तक चलती रहती जब तक कि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। कोई भी विद्यार्थी गारंटी के साथ यह नहीं कह पाता कि उसका सिलेक्शन पक्का है। एक पल को उम्मीद बनती है और दूसरे पल को ही निराशा छा जाती है। एक पल को सब बनता हुआ नजर आता है, दूसरे ही पल सब बिखरा जाता है। शाम के 4 बज गए। मनोज ने रिजल्ट देखने से पहले आशीर्वाद लेने के लिए अपने पिता को फ़ोन किया। पिता अभी भी झाबुआ में सस्पेंड थे। पिता ने फ़ोन उठाया तो मनोज ने पिता से कहा, पापा, आज मेरा सिविल सर्विस का फाइनल रिजल्ट आने वाला है।
मनोज के अब तक के सभी रिजल्ट से अप्रभावित पिता की आवाज़ में इस बार उत्सुकता नजर आई। उन्होंने कहा, अच्छा, मैं चाहता हूँ कि तू आईपीएस बन जाए। पिता के मुंह से ऐसा सुंदर आशीर्वाद सुनकर मनोज उत्साहित हो गया। उसने कहा, आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर सफल हो जाऊंगा। मनोज की बात सुनकर पिता अपनी ओरिजिनल भारी आवाज़ पर आ गए। अगर तू आईपीएस में सिलेक्ट हो जाए तो इस डिप्टी डायरेक्टर को नहीं छोड़ूंगा, जेल की चक्की पिसवाऊंगा, बहुत उड़ता है साला। तब बताऊंगा कि आईपीएस का बाप क्या होता है। मनोज के आईपीएस बनने की कल्पना करते हुए अपने शत्रु और वरिष्ठ अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर को बर्बाद करने का सुनहरा सपना पिता ने देख लिया था। मनोज के चेहरे पर पिता की कल्पना के कारण हल्की मुस्कान तैर गई। श्रद्धा उनकी गर्लफ्रेंड, श्रद्धा और मनोज ऑटो से रिजल्ट देखने यूपीएससी के ऑफिस पहुंच गए। यूपीएससी के गेट पर जहां ऑटो रुका वहां रिजल्ट देखने वालों की भीड़ पहले से ही मौजूद थी। ट्रैफिक संभालने वाले सिपाही को इस भीड़ से ट्रैफिक संभालने में दिक्कत हो रही थी। दोनों उस भीड़ के पास खड़े हो गए। सिपाही ने मनोज को लगभग धकेलते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा। यूपीएससी की गति बढ़ा दी। गेट के अंदर खड़े सभी लोगों को गेट के बाहर खदेड़ दिया गया। कर्मचारी ने गेट अंदर से बंद कर नोटिस बोर्ड पर 5 मिनट में रिजल्ट लगा दिया। मनोज को यह 5 मिनट जैसे 5 युग लग रहे थे। गेट खुलते ही भीड़ लगभग दौड़ते हुए गेट के अंदर घुस गई। रिजल्ट देखकर कोई खुशी से नाच रहा था, कोई जमीन पर माथा पकड़े बैठा हुआ तो कोई बेहोश हो गया था। मनोज की हिम्मत नहीं हुई रिजल्ट देखने की। उसने श्रद्धा को रिजल्ट देखने के लिए भेजा और खुद गेट के बाहर खड़ा रहा। सब कुछ श्रद्धा की हाँ या ना पर निर्भर था। कुछ लड़के हंसते हुए खुशी में झूमते हुए बाहर आ रहे थे और कुछ रोते हुए। बस यही 2 श्रेणियां थीं आज यहाँ यूपीएससी के दरवाजे पर। अविनाश अपना रिजल्ट देखकर बाहर आया। अविनाश की चाल सुस्त और चेहरे पर उतरा हुआ था। मनोज ने अविनाश से उसका रिजल्ट पूछा तो उसने ना में गर्दन हिला दी और आंखों में आंसू भरे गेट के बाहर निकल गया। अविनाश की हालत देखकर मनोज घबरा गया। अविनाश जैसे योग्य लड़के की असफलता को देखकर उसका अपने ऊपर से भरोसा डगमगाने लगा। कुछ प्रतियोगी आज के रिजल्ट पर कमेंट करते हुए जा रहे थे, इस बार हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत खराब है। इन सब बातों से घबराया मनोज सांस रोककर बस श्रद्धा का इंतजार कर रहा था। तभी उसने सामने से श्रद्धा आती हुई दिखी। श्रद्धा धीरे धीरे उसके दरवाजे आ गई। श्रद्धा धीरे धीरे उसके नज़दीक आ गई। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। श्रद्धा का यह रूप देखकर मनोज का दिल धक से रह गया। वह समझ गया कि श्रद्धा कोई बुरी खबर सुनाने वाली है। उसने श्रद्धा से कहा, क्या हुआ श्रद्धा, जल्दी बताओ। उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। श्रद्धा बुझे हुए शब्दों में कहा, मनोज। इतना कहकर श्रद्धा कुछ देर रुकी। 3-4 सेकंड तक वह मनोज का निराश चेहरा देखती रही। फिर श्रद्धा लगभग चीखते हुए बोली, तुम आईपीएस बन गए हो मनोज। मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने श्रद्धा से कहा, क्या कहा श्रद्धा, फिर से कहो। श्रद्धा ने उसकी उत्साह में फिर से वही वाक्य दोहरा दिया, मनोज तुम आईपीएस बन गए हो। मनोज को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जल्दबाजी में कहा, क्या तुमने सही रोल नंबर देखा है? क्या नाम से भी देखा है? कोई गलत रोल नंबर तो नहीं देख लिया? पर श्रद्धा ने एकदम सही रोल नंबर देखा था। मनोज ने गहरी सांस ली। यह सुकून और सुख की सांस थी। दोनों ने वापस नेहरू विहार जाने के लिए ऑटो रोका और उसमें बैठ गए। पास में वही सिपाही खड़ा हुआ था जिसने मनोज को धकेला था। सिपाही ने उत्सुकतावश मनोज से पूछा, क्या रिजल्ट रहा? मनोज ने कहा, आईपीएस। मनोज का जवाब सुनकर सिपाही ने उसे सैल्यूट मार दिया। वह आश्चर्य से सिपाही को देखता रहा। एक रिजल्ट से दुनिया का नजरिया उसके प्रति बदल चुका था। वह ऑटो से उतरा और उसने अनजान सिपाही को गले लगा लिया। मनोज की आंखें भीग गई थीं। सिपाही भी गले लगाने वाले आईपीएस से पहली बार मिल रहा है। ऑटो नेहरू विहार की ओर चल दिया। ऑटो में मनोज के बाल लहरा रहे थे। पास बैठी श्रद्धा की आंखों में भी खुशी के आंसू छलछला आए थे। तो ये कहानी थी आईपीएस की, 12th फेल लड़के की। एक चीज़ इसकी खास मैं आपको बता दूं कि मनोज और श्रद्धा जब दिल्ली में ये एक दूसरे को कोचिंग में मिलते हैं तो श्रद्धा ने मनोज के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, जिसमें से एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे हमेशा याद रहती है कि श्रद्धा को जो अपने हॉस्टल की फ़ीस मिलती थी रहने के लिए उसके घर से, रिच फैमिली से बिलोंग करती थी वो, तो वो उसमें से कुछ पैसे बचाकर
अपने खर्चों को काट करके मनोज को दिया करती थी ताकि वो आसानी से रह सके, वो अपना खर्चा चला सके। तो एक प्यार का एक बहुत हाई लेवल भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यार कि मतलब एक दूसरे के प्रति डेडिकेशन कितना अच्छा था उनका, कि श्रद्धा भी मनोज के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर काम करती है और मनोज भी श्रद्धा के लिए उसी तरह का प्रेम करता है। दोनों के प्रति अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री लगी थी मुझे। लेकिन व्यक्तिगत, ये मेरा व्यक्तिगत कमेंट है, पर्सनल कमेंट है। मैं मनोज सर का एक इंटरव्यू देख रहा था, दृष्टि इसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया था, इसमें उन्होंने अपनी कहानी बताई थी ये सारी। लेकिन मैं सोच रहा था कि एक ना एक पॉइंट पे वो ज़रूर बोलेंगे। जब मैंने बुक पहली बार पढ़ी थी तो मुझे दिल से लग रहा था कि एक ना एक पॉइंट पे वो ज़रूर बोलेंगे कि श्रद्धा का मेरे लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत बड़ी देन है श्रद्धा का। उस रियल में इस बुक, जो बुक मैंने पढ़ी है, इसमें तो मुझे यही लग रहा था कि उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ की सक्सेस में। तो मुझे लगा कि उनको, सर को एक बार इंटरव्यू में ज़रूर बोलना चाहिए था कि श्रद्धा ने बहुत मेहनत की है मेरे लिए। पर पता नहीं, हो सकता उनको याद ना रहा हो या फिर उन्होंने बोलना, मतलब इस समय बोलने का वो ना समझा हो। लेकिन पर्सनली मुझे लगा था कि उनको ऐसा बोलना चाहिए था कि श्रद्धा का इम्पोर्टेंस उनकी लाइफ में बहुत रहा है और उसने भी उसके लिए बहुत मेहनत की है। ये मेरा पर्सनली था। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि श्रद्धा ने बहुत कुछ किया है उनके लिए। तो उनके लिए एक पब्लिकली एक थैंक यू बोलना थोड़ा सा अच्छा लगता है। बट ठीक है, उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, अभी भी केमिस्ट्री अच्छी लगे, भगवान का ऐसे ही रहे। तो ऐसे ही किस्से, ऐसे ही बातें जो आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बनाती हैं, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस लाती हैं, मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।